बढ़ते साइबर अपराध और लगातार आ रही शिकायतों को लेकर एक बार फिर हम लोग इंदौर डीसीपी अपराध शाखा निमिष अग्रवाल जी के साथ में हैं। सतत इस तरह की जानकारी सर द्वारा बताई जा रही है और इस तरह के अपराध किस तरह से अब तक सामने आए हैं, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। इंदौर में लगातार इस तरह के अपराधों की वृद्धि हुई है और कौन कौन से गिरोह ऐसे हैं जो इस तरह के अपराधों को संचालित कर रहे हैं, इस पर हम सीधे जुड़ते हैं सर से। सर, पहले तो जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से अपराध अलग अलग तरह का रूप अपना रहा है, अपराधी जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो है आम जनता को टारगेट कर रहे हैं, उस तरह से इंदौर में भी अब साइबर अपराध के ग्राफ में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। किस तरह के ऐसे अपराध हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, साइबर क्राइम जो है वो इस समय एक बहुत ही विकराल समस्या के रूप में उभर के आ चुका है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि चोरी लूट से ज़्यादा जो है अब साइबर क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेट एज में जिसमें हम लोग आ गए हैं, जिसमें हर व्यक्ति एक 4G कनेक्शन से, फास्ट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है और अपने फ़ोन पर ही सारे मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग कर रहा है, इस कारण से जो है साइबर क्राइम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। और इसमें जागरूकता ही इसका एक समाधान है और लोगों को बड़ा इसमें ध्यान देने की, बड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है, तभी वो जो है बच सकते हैं साइबर क्राइम से। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो कि जागरूक भी हैं, मगर वो भी कहीं ना कहीं जो है, जो अटैकर्स हैं, साइबर अटैकर्स हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर जो है उनके साथ भी घटनाएं हो जाती हैं। तो इसकी बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। सर, इन दिनों जो है अपराध की बात की जाए तो कितने अपराध का ग्राफ में जो तेजी आई है, क्योंकि साल का अंतिम चल रहा है, पुलिस भी समीक्षा कर रही है, कितना जो है रिकॉर्ड जा पहुंचा है इस बार अपराध का? हम अगर पिछले साल की तुलना करें तो इस साल साइबर क्राइम की जो यहाँ पर शिकायतें आई हैं वो लगभग दोगुनी शिकायतें आई हैं। तो मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100% वृद्धि है साइबर क्राइम में। और मतलब 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से लेके एक एक, दो दो, तीन तीन, 4-4 लाख रुपए तक के लोगों के इसमें जो है पैसे गए हैं। तो बहुत इसमें बहुत अलग अलग तरीके भी हैं। कोई फर्जी लिंक का तरीका है, कोई जो है फर्जी लिंक SBI क्रेडिट कार्ड का बना के भेज रहे हैं। लोग उस पर क्लिक करते हैं और सोचते हैं कि SBI क्रेडिट कार्ड का ये वेबसाइट है, और उस पर जैसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और पता चलता है कि वो पूरी जो है फर्जी वेबसाइट है वो। और तो फिशिंग अटैक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि किसी भी संस्थान का एक लिंक बना के और जो है सारी निजी जानकारी निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह के बैंकों की वेबसाइट भी बन रही हैं, कुरियर सर्विस की वेबसाइट भी बन रही है, ट्रैवल कंपनी की भी बन रही हैं और इसमें होटल्स की भी बन रही हैं। तो इसमें जो है जो जितने भी ऐसे तरीके हैं जिसको लोग ऑनलाइन जाके ढूंढते हैं, उन पे सबकी फिशिंग लिंक्स का आजकल एक ट्रेंड बहुत आ रहा है। और तो ये भी एक नया ट्रेंड है। इसके अलावा आपका जो बिजली का बिल का जो पेमेंट का जो एक है, आपको डरा के कि आपका बिजली का कनेक्शन बंद हो जाएगा, टेलीफोन का कनेक्शन बंद हो जाएगा, और इसलिए आपको जो है तत्काल आप पेमेंट करिए, डिटेल दीजिए, और उसके आधार पर भी लोगों का जो है उनके साथ क्राइम हो रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं। और एक आर्मी ऑफिसर बन के OLX पे सामान बेचने का एक तरीका है, वो तो अभी लगातार चल ही रहा है। उसमें लोगों को समझने की बड़ी आवश्यकता है कि OLX पे कभी भी कोई सामान खरीदें तो बिना उसको देखे, उसको एक बार मिले उस व्यक्ति से, कभी भी OLX पे कोई सौदा ना करें। क्योंकि OLX तो एक माध्यम है जहाँ पे आपको एक खरीदार मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही ऑनलाइन कर लो और उस व्यक्ति से कभी मिलो ही नहीं, और सिर्फ उसकी फ़ोटो के आधार पे जो है आप मान लो कि नहीं वो तो जेन्युइन है और वो आपको सामान दे ही देगा। ऐसा नहीं है। जब तक आपकी उससे एक फ़िज़िकल मुलाकात नहीं हो जाती है, आप उस सामान को देख नहीं लेते हो, तब तक उस व्यक्ति पे आप भरोसा मत करो OLX पे, चाहे वो आर्मी ऑफिसर अपने को बताए, चाहे कोई भी व्यक्ति बताए। तो OLX पे और इस पे बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह डॉक्टरों के साथ अपने बीच में देखा कि कुछ मामले आए जिसमें कि पैथोलॉजी टेस्ट कराने के नाम पे जो है उनके साथ जो है फ्रॉड हो गया। बल्क में पैथोलॉजी टेस्ट कराने के लिए उनसे जो है फ्रॉड कर लिया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि OTP, पिन नंबर और CVV नंबर। क्रेडिट कार्ड के पीछे एक CVV नंबर होता है 3 डिजिट का, और पिन नंबर होता है आपका एक UPI का 4 डिजिट का या 6 डिजिट का। इसी तरह आपका एक जो OTP होता है वो भी 4 या 6 डिजिट के होते हैं।
तो इन नंबरों को कभी किसी से शेयर नहीं करना है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीआई में कभी भी आपको किसी से पेमेंट लेने के लिए पिन नहीं डालना होता है। ये मैं देखता हूँ बहुत लोग भूल जाते हैं कि वो पेमेंट लेने के लिए पिन डाल देते हैं। कई बार सर क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं कि हम हाँ, तो ये चीज़ जो है आपको कभी आपको पैसे लेने हैं यूपीआई में, तो वो व्यक्ति आपको बिना आपके कुछ करे आपको सीधे पैसे दे सकता है। अब मगर लोग बातों में उलझ जाते हैं और फिर जो है उसके कहे अनुसार करते चले जाते हैं और नतीजा ये होता है कि जो है फ्रॉड हो जाता है। सर कई ऐसे भी अपराध सामने आ रहे हैं कि जो आम जनता को सीधे ठगा जा रहा है। जिस तरह से आजकल किसी तरह की कोई लिंक शेयर की और लिंक ओपन करते ही उसका पूरा जो है फ़ोन हैक कर लिया जाता है, उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होने लगते हैं। कुछ एक हद तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके बाद वो पहुंचता है या जागता है, उससे मैसेज जब मिलता है तब वो जाग करके साइबर शाखा पर पहुंचता है और उसके बाद में वह ब्लॉक करवाता है। क्या इस तरह के भी अपराध हैं कि डायरेक्ट आपके लिंक ओपन करने से ही आपका फ़ोन हैक हो जाएगा? देखिए, लिंक ओपन करने से फ़ोन हैक की घटनाएं तो यदाकदा ही होती हैं, ऐसा बहुत कम ही होता है। अधिकतर जो लिंक वाले जो मामले आ रहे हैं उसमें ये है कि लिंक ओपन करने के बाद या तो आपसे कोई ऐप डाउनलोड करा ली जाती है। वो जो लिंक होता है वो कोई ऐप डाउनलोड करने का लिंक होता है, और या फिर जो है वो कोई फर्जी वेबसाइट का लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करके अपनी सारी निजी जानकारी डाल देते हो। तो ये दो तरीक़ों से लिंक जो है वो गड़बड़ करता है। और आपने का फर्जी पहले एक टीम व्यूअर ऐप आता था, एक एनीडेस्क ऐप आता था। इन दोनों से आपका क्या होता है, आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो पहले सीधा सीधा जो है टीम व्यूअर और एनीडेस्क ऐप को डाउनलोड करवाते थे और लोगों का फ़ोन हैक हो जाता था। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता है, उनको समझ में आया कि टीम व्यूअर और एनीडेस्क डाउनलोड करने से गड़बड़ हो रहा है, तो लोग डाउनलोड करना मना कर दिए। तो अब अटैकर्स ने क्या किया, अब अटैकर्स ने एक नया ऐप लाए, क्विक सपोर्ट। हाँ, क्विक सपोर्ट ऐप जो है, क्यूएस ऐप जो है, उसको डाउनलोड कराते हैं, उससे भी फ़ोन हैक हो जाता है। उसके अलावा अटैकर्स ने क्या शुरू करा है कि उन्होंने ऐसे ही काम करने वाले ये हैकिंग करने वाले ऐप्स को अलग अलग उन्होंने नाम से बना लिया है और वो आपको डाउनलोड करवा देते हैं। और वो नाम उनका होता है कोई बड़ी कंपनी के नाम पे, आप उसे डाउनलोड कर लेते हो सोच के, और पता चला आपका जो है फ़ोन ही हैक हो गया उस चक्कर में। इसलिए जो है ऐप डाउनलोड करना सही, गूगल प्ले, गूगल स्टोर जो है वहीं से ऐप्स को डाउनलोड करना चाहिए। इधर उधर कहीं से लिंक के आधार पे ऐप कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अभी गूगल ने भी जो है कार्रवाई करते हुए बहुत सारे जो फेक लोन ऐप्स थे, जो कि लोन के नाम पे अपने जाल में फंसाते थे और फिर उसके बाद जो है ब्लैकमेल करते थे, तो ऐसे ऐप्स बहुत सारे गूगल ने हटाए हैं, अभी उनकी रिव्यू करी है, हटाए हैं। तो इसलिए गूगल प्ले स्टोर से आप जो है कोशिश करें कि देखभाल के ऐप डाउनलोड करें। कोई भी लिंक आ जाता है तो उससे ना डाउनलोड करें। सर उसी की बात पे मैं आने वाला था। जिस तरह से बैंक फ्रॉड के जो केसेस हैं सामने आ रहे हैं, लोन के नाम पर ठगी की जा रही है, ठगने के बाद में बिना मांगे किसी को लोन, क्या इस तरह की भी शिकायत है कि बिना मांगे ही उसे लोन दे दिया और उसके बाद में उसके साथ में उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, या इस तरह की कोई चीज़ें? हाँ, ऐसे फेक लोन ऐप्स हैं जो आपको स्मॉल लोन देते हैं 5,000, 10,000, 15,000 तक के, और वो ऐप डाउनलोड करने मात्र से ही आपका पूरा कॉन्टैक्ट डेटा, आपके फ़ोटोज़, आपके सारा आधार कार्ड, सब जानकारी जो होती है उनके पास चली जाती है। फिर उसके बाद जो है वो आपको परेशान करते हैं। अगर आप उनसे लोन नहीं भी लेते हो तो भी जबरन आपको लोन दे देते हैं 5-10 हज़ार का, और फिर आपको जो है ब्लैकमेल करते हैं कि आप ज़्यादा पैसे भरो, नहीं तो हम आपके जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट में अश्लील गाली गलौज करेंगे या अश्लील फ़ोटो भेजेंगे। तो ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो शुरुआत में हर ऐप आपसे परमिशंस मांगता है कि क्या वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर सकता है, क्या वो आपके फ़ोटो एक्सेस कर सकता है क्या। तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये ऐप क्यों मांग रहा है सब परमिशंस। एक लोन ऐप को आपके फ़ोटोज़ की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अनधिकृत जो सोर्सेज हैं वहाँ से ऐप्स को डाउनलोड करना बंद करना पड़ेगा। एक परमिशन की तो सर, अगर कोई सी भी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो एक एप्लीकेशन अलाउ के लिए मांगता है, जिसमें अलाउ लिखा का एक मैसेज आता है, जिसमें आप अलाउ करते हैं तो ही आपकी एप्लीकेशन वो डाउनलोड होती है या वह जो है सुचारू रूप से चलने लगती है। यदि उसे अलाउ नहीं किया जाता है तो एप्लीकेशन ही आगे नहीं बढ़ती। तो कैसे पहचानें कि ये एप्लीकेशन हमें कहीं फेक तो नहीं है, या किसी तरह की कोई हमारे जो है निजी जानकारी तो नहीं हत्या ली जाएगी? देखिए, निजी जानकारी तो आपके बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपकी निजी जानकारी ले रही हैं, मगर क्या फेसबुक होता है, गूगल होता है, तो बहुत बार हम लोग ऐप चलाने के चलते जो है उस चीज़ को हम ओके कर देते हैं।
मगर कोई अन्य ऐप है जो कि इतना प्रतिष्ठित ऐप नहीं है, तो उस केस में जो है जब आपसे कोई जानकारी मांगे, ख़ास तौर से कोई मॉनेटरी ऐप है, फाइनेंशियल ऐप है, उसके द्वारा इस तरह की जानकारी मांगने में आपको जो है फिर ध्यान देना पड़ेगा और कोशिश करें कि ऑफलाइन जितना काम हो उतना बेहतर है। सर, अगले यदि सवाल की बात करूं मैं, तो इस तरह के कई ऐसे भी चीज़ें सामने आई हैं जो आम जनता को सीधे टॉर्चर कर रही है। एक्सटॉर्शन गैंग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं बताया जा रहा है, कुछ युवतियां भी शामिल हैं, कुछ पुरुष हैं, कुछ लड़के ऐसे शामिल हैं जिसमें कई गिरोहों को पुलिस पकड़ भी चुकी है इसके पहले। ये इस गिरोह कहाँ से संचालित हो रहे हैं, कौन से यह गिरोह हैं जो सीधे टारगेट कर रहे हैं? ये युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, वृद्ध जो बुज़ुर्ग हैं जो अकेलेपन का शिकार हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उन्हें सीधे अश्लील मैसेज भेजकर या उससे दोस्ती बढ़ा करके उन्हें किस तरह से अपने झांसे में लेकर के फ्रॉड किया जा रहा है। कई लोग इसमें जान भी गंवा चुके हैं क्योंकि एक बदनाम होने का डर, एक इज़्ज़त का डर आम व्यक्ति को शायद भारत में, हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मानी जाती है और इसी के कारण जो है कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। नहीं, इसमें अभी आपको ध्यान होगा राजेंद्र नगर में एक मामला कायम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। इसी उसमें हम फिर राजस्थान से पकड़ के लाए थे। भरतपुर के आसपास का इलाका है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं और उसमें वो लोग जो है महिला बनकर वीडियो कॉलिंग करना, चैटिंग करना और फिर चैट करने के उपरांत उस व्यक्ति को वीडियो कॉल पे लेके आने का प्रयास करते हैं और वीडियो कॉल पर आते ही फिर उससे न्यूड वीडियो कॉलिंग करते हैं और फिर उसका वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए जो है ये अज्ञात जो महिला मित्र बना के व्हाट्सएप पे उनसे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अज्ञात महिला मित्रों बना के उनसे चैट करना और फिर उनके साथ न्यूड वीडियो कॉलिंग करना, ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गैंग काम कर रहे हैं और इस तरह के आचरण से बचना चाहिए। और जब भी कोई अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आए तो पहले अपने फ्रंट कैमरा को जो है छुपा लीजिए ताकि जो है ऐसा ना हो कि जो है व्यक्ति जो है वहाँ से कोई अश्लील वीडियो शुरू कर दे और फिर जो है उसकी वो आपका जो है उसमें फेस कैप्चर करके आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास करें। इसलिए अज्ञात नंबर से जब भी कोई वीडियो कॉल आए तो पर अपना फ्रंट कैमरा छुपा लीजिए और जो है इस तरह के जो ऐप्स आ रहे हैं, दोस्ती वाले ऐप्स आ रहे हैं, इन सब में आप मान के चलें कि 90% लोग जो हैं इसमें फ्रॉड घूम रहे हैं, तो इसलिए उनसे भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सर, दूसरी गैंग की मैं बात करूं तो भरतपुर और राजस्थान के अलावा जो है कुछ और भी कुछ ऐसे ज़िले हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की गैंग सक्रिय है। कुछ ऐसे युवा हैं जो पूरी तरह से सिर्फ अपराध करने का ही मतलब मन बना चुके हैं या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और सिर्फ पहले आर्मी अधिकारी बनकर टारगेट करते थे या अन्य किसी माध्यम से जो है साइबर अपराध करते थे और साथ ही साथ अब जो है अब उन्होंने एक तकनीक का उपयोग कर लिया है। तो क्या ये सिस्टम या पुलिस से ज़्यादा तकनीकी तौर पर स्ट्रांग हो चुके हैं या एक बड़ा गिरोह है या कहीं और बाहर से, विदेश से इनकी फंडिंग की जा रही है? यह पैसा कहाँ जा रहा है, किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है? नहीं, ये इलाके जो उभर के आए हैं बिहार में और राजस्थान में जहाँ से अधिकतर साइबर क्राइम हो रहा है, इसमें जो है ऐसा कोई नहीं है कि तकनीकी रूप से उन्नत है। बेसिकली टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी मार्केट में है। हर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। अधिकांश लोग टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हैं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। तो और पुलिस जो है कहीं की भी हो, पूर्ण रूप से तकनीकी रूप से वो है सशक्त है इन लोगों को पकड़ने के लिए और पकड़े भी जा रहे हैं लगातार। मगर ये है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और जो है इसमें इनको पकड़ने के लिए तो हम प्रयासरत हैं, मगर जागरूकता भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को समझना कि टेक्नोलॉजी जो है किस तरह से टेक्नोलॉजी उनको चकमा दे सकती है, इस चीज़ को लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार नई विकसित होती रहेंगी, टेक्नोलॉजी लगातार जो है उन्नत होती रहेंगी। इसलिए हमको हमेशा टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग कैसे हो सकता है उसके संबंध में हमारा ज्ञान होना, उस संबंध में हमको जो है जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सर, फ्रॉड या अपराध की बात करें या किस तरह के फ्रॉड की फंडिंग को लेकर के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसी भी बात सामने आई थी कुछ विदेशी जो कुछ संस्थाएं हैं या किस तरह की कुछ
ज़िले हैं या राज्य हैं वहाँ से इन्हें टारगेट किया जा रहा है, वहाँ से सर्वर से इन्हें कनेक्ट किया गया है। या पाकिस्तान की बात की जाए तो कुछ ऐसे जो हैं दुश्मन देश हैं जहाँ से इसे टारगेट कर कर इंदौर से जो है आर्थिक हानि पहुँचाने का काम किया जा रहा है। या भारत में इस तरह के क्योंकि देश में ही सर पूरी तरह से यह अपराध घटित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं, कुछ ऐसे क्लूज़ मिले हैं जो बाहर से इसे कोई सर्वर के द्वारा यहाँ से हैक किया जा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों हम बात करें तो कुछ लंबा समय हो गया है, लेकिन इंदौर पुलिस की भी वेबसाइट हैक कर ली गई थी, उसे तुरंत बंद कर लिया गया था। उसके बाद में क्या इस तरह की कोई अपराधियों की कुछ सर्च किया गया या साइबर अपराध शाखा ने किस तरह का कोई ऐसा गिरोह पकड़ा है या टारगेट पर है जिसे जल्द पकड़ा जाएगा? नहीं, इसमें हैकिंग एक जो है एक मेनस है और एक समस्या है जो कि लगातार बनी हुई है और शिकायतें हमारे पास भी आती रहती हैं। रैनसमवेयर अटैक्स होते रहते हैं जिसमें वेबसाइटों को और सिस्टम्स को हैक कर लिया जाता है और फिर उसमें फिर क्रिप्टो करेंसी मांगी जाती है उनको वो करने के लिए, छोड़ने के लिए। तो इस तरह के अटैक्स बढ़े हैं और हमारे पास शिकायतें भी आई हैं और इस संबंध में जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं वो भी काम कर रही हैं। तो लगातार इसमें हम लोग लगे हुए हैं। बाकी जो ये भरतपुर और बिहार से जो गैंग चल रहे हैं ये इनका कोई ऐसा कोई फंडिंग का ऐसा कोई सामने नहीं आया है। ये तो जो है संगठित तरीके से ये लोग जो है टारगेट करके साइबर क्राइम कर रहे हैं और जो है उसी का ये लोग जो है जो पैसा जो ये बना रहे हैं उसको भी हम लोग टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर बीते दिनों हम बात करें कि एक बड़ी जिम्मेदारी है साइबर अपराध के साथ में आपके पास क्राइम ब्रांच की और कुछ जो है ऐसे टारगेट किए गए हैं, ऐसे अपराधियों को पकड़ा गया है जो लंबे समय से पुलिस गिरफ्त से फरार थे और अब भी कुछ ऐसे ऑपरेशंस पर काम किया जा रहा है जिसमें बहुत जल्द जो है पिछले इंटरव्यू में हमने बात की थी कि जिस तरह से आपने कहा था कि बहुत जल्द एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। तो ऐसे कौन से गिरोह हैं या बहुत जल्दी हम कौन से इस तरह के अपराध हैं जिसमें कमी देख सकते हैं? नहीं, हम लोग लगातार गिरोह और उनके जो क्रियाकलाप हैं उसके संबंध में हम लोग सूचना संकलन करते रहते हैं और उनको पकड़ते रहते हैं। लगातार गिरोह पकड़े भी गए हैं और ये सतत कार्रवाई है जो लगातार इंदौर पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। सर बीते दिनों पीएफआई पर भी जो है कार्रवाई की गई है, क्या अब वो पूरा गिरोह जो है पूरी तरह से जिस तरह से संचालित किया जा रहा था उसे ढेर कर लिया गया है या अभी भी कुछ ऐसे जो हैं स्लिप डेस्क हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं? प्रथम दृष्टया जो उसमें जितने भी संलिप्त लोग थे उनको जो है उसमें कार्रवाई उन पर करी गई है और लगातार इसमें हम नज़र बना के रखे हुए हैं और जो अन्य ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उनके सपोर्टर हैं या उनके जो अवैध गतिविधियां उसमें संलिप्त हैं तो उनको भी जो है निश्चित ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या सर एनआईए की कार्रवाई जो हुई थी उसमें मतलब पुलिस को क्या पहले जानकारी नहीं थी कि इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं इंदौर में संचालित हो रही हैं? कई बड़े अपराध को इस तरह से जो है संचालित किया जा रहा है या बहुत नीचे जो है ज़मीनी तौर पर जो है काम किया जा रहा है, बहुत छोटे वर्ग के साथ में जो है अपनी जो है पहचान छुपाकर यह लोग सक्रिय थे? नहीं, उसमें जो कार्रवाई है हर एजेंसी अपने अपने हिसाब से उसमें कार्रवाई करती है और जो एक्ट बने हुए हैं उसमें अलग अलग एजेंसीज़ को अलग अलग पावर्स रहते हैं तो जिनका जो दायरा रहता है उस दायरे में सब लोग अपना काम करते हैं। फिलहाल सर बात करें तो इंदौर शहर जो है सीधे तौर पर विकसित होता जा रहा है, कई बड़ी कंपनियां यहां पर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधों का ग्राफ अन्य चीज़ों में भी बढ़ा है। जैसे हत्याओं की बात की जाए तो हत्या में कहीं ना कहीं जो है हत्या का ग्राफ इस साल बढ़ता देखा जा चुका है। बाइक चोरी के जो मामले हैं उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन कुछ गिरोह ऐसे हैं जो सक्रिय हैं और यहाँ से टारगेट कर कर जो है चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर संभवतः जवानों की कमी है पुलिस में, जिसके कारण गश्त की कमी मानी जाती है, लेकिन फिर भी ऐसे जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस इस बार किस तरह की नई तैयारी कर रही है? क्योंकि धीरे धीरे जो है शहर विकसित होता जा रहा है, कई आउटर इलाके हैं जहाँ पर अब कॉलोनियाँ कंपनियाँ आ रही हैं। नहीं, हमारा जो वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको भी वो करा गया है, इम्प्रूव किया गया है और ऐसे जितने भी आउटर इलाके हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है और वहाँ पे अपराधियों का मूवमेंट भी रहता है तो वहाँ पे वेरिफिकेशन भी अब इम्प्रूव करा गया है। साथ ही अभी जो है करीब 1000 जवानों की भर्ती भी चल रही है इंदौर पुलिस में। तो आगामी 6 से 8 महीने में जब ये लोग अपने एकेडमी से ट्रेन होके आएंगे
तो उसके बाद जो है निश्चित ही जो है इंदौर पुलिस की संख्या में इजाफा होगा। ये शहर लगातार बढ़ रहा है, इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, नए नए इलाके जो है शहर के अंदर आते जा रहे हैं, तो इसलिए जो है लगातार एक फोर्स वृद्धि की आवश्यकता होती है, जो कि हो रही है। तो निकट भविष्य में मैं समझता हूँ कि जो है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, उसमें जो है बहुत सारे मदों में कमी भी आई है, और जिन मदों में हम इंक्रीज़ देख रहे हैं वहाँ पे जो है कार्य योजनाएँ भी तैयार की जा रही हैं। तो ये थे हमारे साथ में इंदौर से डीसीपी निमिष अग्रवाल, जो कि अपराध शाखा साइबर से हैं, और साथ ही साथ किस तरह से अपराधियों पर पुलिस की नज़र बनी हुई है, क्राइम ब्रांच किस तरह से काम कर रहा है, साथ ही साथ साइबर अपराध को बढ़ता देखकर पुलिस ने क्या समझाइश दी है, और किस तरह से आम जनता को किसी भी वेबसाइट या किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, और सीधे तौर पर फिज़िकल तौर पर आप बैंक में जाएं या किसी का ट्रांजैक्शन करना है या अन्य तरह की, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इसी तरह की जो है बार बार बात कही जा रही है। इंदौर शहर से लगातार जो है डिजियाना न्यूज़ भी अपील करता रहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाना पुलिस का काम है, लेकिन आप अपनी जो है सेविंग्स को तभी बचा सकते हैं, आपके खातों की जानकारी तब तक नहीं देंगे, तब तक कोई भी अपराधी आपके घर में या आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा। इंदौर से डिजियाना न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर।